नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी रेगी। तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। ऑस्ट्रिया ने गुरुवार को इटली को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों से लगी अपनी सीमाएं खोल दी है। ऑस्ट्रेलिया ये घोषणा जर्मनी के यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ अपनी सीमाओं को 15 जून से खोलने का ऐलान करने के बाद किया गया है। इसे लेकर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री का कहना है कि इटली में फिलहाल कोरोना संक्रमण मामलों की तादाद ज्यादा है और वहां से यात्रा की अनुमति अभी नहीं दी जा सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रिया इटली से लगी अपनी सीमा को जल्द से जल्द खोलना चाहता है। इटली वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में 6ठे नंबर पर है। तो वही दूसरी तरफ लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाएं कुछ पीछे हट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सेना 2 किलोमीटर और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है। यहां के फिंगर 4 इलाके में कई हफ्ते से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने डटी है। तो वही गलवान घाटी में 4 फिंगर इलाके में भारत और चीनी सेनाओं के बीच कुछ दिनों से तनाव बना है। यहाँ का पैंगोंग इलाका सबसे ज्यादा विवादों में है। 6 जून को दोनों देशों के बीच जो बैठक होने वाली है उसमें पैंगोंग पर ही ज्यादा फोकस रहने की संभावना है। चीनी सेना फिंगर 4 इलाके में कई हफ्ते से डटी है जो भारत के नियंत्रण में है। आपको बता दें कि लद्दाख के सीमाई क्षेत्र में चीन की सेना अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है, जिसे लेकर भारतीय सेना भी उसके सामने डटी है। दोनों तरफ से बातचीत भी लगातार जारी है, लेकिन अब तक गतिरोध खत्म नहीं हो पाया है। अब एक बार फिर दोनों मुल्कों की सेना बातचीत करने जा रही है। ये मीटिंग 6 जून को प्रस्तावित की गई है। तो वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कोरोना वायरस संकट के बीच उद्योगपति राजीव बजाज से कई मसलों पर बात की है। लॉकडाउन होने के कारण देश में रोजगार का संकट पैदा है। इस मसले पर दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से लॉकडाउन को फेल करार दिया है और कहा है कि जब तक ऊपर से नीचे ऑर्डर होते रहेंगे तब तक स्थिति मुश्किल की बनी है। राजीव बजाज के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि जब कोरोना संकट आया तो हमने कांग्रेस पार्टी के अंदर एक गंभीर चर्चा की थी। राहुल बोले कि हमारी चर्चा ये हुई थी कि राज्यों को ताकत देनी चाहिए और केंद्र सरकार को पूरा समर्थन देना चाहिए। केंद्र को रेल फ्लाइट्स पर काम करना चाहिए था, लेकिन सीएम और डीएम को जमीन पर लड़ाई भी लड़नी चाहिए थी। इस दौरान राजीव बजाज ने कहा कि लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को बहुत गहरी चोट पहुंची है और लोगों में इसे लेकर काफी डर भी बना है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अब जब स्थिति बिगड़ गई है तो केंद्र ने राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता शेखर आनंद त्रिवेदी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हैं। शेखर, जिस तरीके से लॉकडाउन की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से ही देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं वो शुरू से ही लॉकडाउन के खिलाफ है। तमाम इंटरव्यूज वो आजकल कर रहे हैं और आज एक उद्योगपति के साथ उनका इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने लॉकडाउन को लेकर जिक्र किया और कहीं ना कहीं केंद्र पर इसे लेकर निशाना भी उन्होंने साधा है। राहुल गांधी विपक्ष के एक सिंसियर नेता हो सकते थे, लेकिन जिस तरीके से वो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से चर्चा में आते हैं वो कई बार उनके पूरे व्यक्तित्व पर ही सवाल खड़े कर देता है जी। जिस तरीके से वो पहले लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, अब लॉकडाउन खोल दिया गया तो अनलॉक 1 का विरोध कर रहे हैं। इसी तरीके से जब राज्यों के ऊपर मतलब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया 24 मार्च को, तो उन्होंने कहा ये राज्यों के ऊपर थोप दिया गया। उसके बाद जब अनलॉक 1 के जरिए अलग अलग राज्यों के साथ मीटिंग करके खुद प्रधानमंत्री ने हर लॉकडाउन में मीटिंग की। लास्ट अनलॉक जब हो रहा था तो उस समय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, फैसले लिए गए। तो अब वो कह रहे हैं कि अब तुमने राज्यों के ऊपर थोप दिया। और देखिए, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई उसमें भी लगातार जो राज्यों में मजदूर फंसे हुए थे, अगर उन्होंने उनको केयर किया होता तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके की पैनिक सिचुएशन ना बनती। 2-2, 3-3 बार मुंबई जैसे शहर में अगर मजदूर इकट्ठा हो जाते हैं और उनके पास जानकारी होती है कि यहाँ से बसें जाएंगी, ट्रेनें जाएंगी वगैरह वगैरह, तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य सरकार किस तरीके से विफल रही।
इसी तरीके से दिल्ली में दिल्ली सरकार बॉर्डर पर अपनी डीटीसी की बसें लगा करके छुड़वाती है, उसके बाद यूपी से बसें भेजी जाती हैं, फिर ट्रेनें चलाई जाती हैं। तो ये कुल मिलाकर के देखिए पिछले 2 महीने जो कटे हैं, देश ही नहीं दुनिया के सामने ये अपनी तरह की एक अलग सी चुनौती थी, जिससे हिंदुस्तान जिस तरीके से निपटा है उसका अलग अलग दुनिया के संस्थानों ने प्रशंसा की है, चाहे वो WHO हो या अन्य देश हो। उन्होंने भी सीख लेने की बात कही है कि इतनी बड़ी आबादी को किस तरीके से भारत सरकार ने कंट्रोल किया, किस तरीके से चीजों से लड़ते हुए वो आगे निकले हैं। ये सबक लेने वाली बात है। अमेरिका और यूरोप के कई देश इस पूरी कोरोना के जंग में ध्वस्त हो गए। अब आइए वापस राहुल गांधी पर। तो राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और उनको चर्चा में बने रहने की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं, जिन चीजों को लाइमलाइट करते हैं, उसमें कई बार वो खुद ही फंसते हुए नजर आते हैं। जिस जगह पर वो बैठे हुए हैं, जिस जगह से उन्हें पूरा देश देखना चाहिए और जिस नजरिए के साथ देखना चाहिए, उसमें सरकार की नीतियों का एक विरोध स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन हर बात का विरोध ये कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जिस तरीके से लॉकडाउन 1 में सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा किया कि लॉकडाउन एकदम से कर दिया, क्यों कर दिया, वगैरह वगैरह, इसी तरीके से अब क्यों खोल दिया, इसके ऊपर उनका सवाल है। अब सवाल इस बात का भी है कि राजीव बजाज के पास कितना समय था जो वो राहुल गांधी के साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए बैठ गए। तो जाहिर सी बात है कि उद्योग आजकल थोड़े से मंदे चल रहे हैं। अब लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में धीरे धीरे कारोबार रफ्तार पकड़ेगा, तो उद्योगपतियों को भी अच्छा लगता है कि वो कुछ बड़े लोगों से बात करें, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से बात करें। तो उन्होंने राहुल गांधी के साथ बात की है और जाहिर सी बात है कि आप किसी सांसद के साथ में जब बात करते हो और वो सांसद जिसकी पार्टी कई बार देश में अपनी सरकार बना चुकी है, महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार कांग्रेस के साथ ही चल रही है, तो उद्योगपति भी अपने फायदे नुकसान देखता है। तो खुल करके बात तो नहीं कह सकता कि उनको कैसा लगा, लेकिन वो हाना करते हुए राहुल गांधी आगे आकर के और अपनी बात को कहते हैं कि देखिए मैंने राजीव बजाज से जब बात की तो इस तरीके की बात की और ये सारी चीजें मैंने उनसे पूछी और उन्होंने बताई और ये सब चीजें सामने आई। अगर वास्तव में राजीव बजाज को केंद्र के या सरकार के फैसलों से इतनी दिक्कत थी तो खुद वो आ सकते थे, वो खुद हंसती हैं, उनकी बात को सरकार तरजीह देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये समझा जा सकता है कि आज राजीव बजाज के कंधे पर राहुल गांधी सवार थे, उन्होंने अपनी बात रख दी है, देश ने सुन ली है और उसके बाद देश अपने काम पर लग गया है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर स्थिति की बात हम करें तो पूरी दुनिया में फिलहाल ऐसी स्थिति बनी हुई है जहां पर जो तमाम बड़े बड़े देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था भी इस वक्त गिरी हुई है। भारत भी उनमें से एक है, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि बड़े से बड़े जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं भारत की यहाँ पर तारीफ की है और लगातार भारत कहीं ना कहीं इससे उभर भी रहा है। देखिए आयुषी, पिछले 24 घंटे में भारत में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं और सबसे ज्यादा आंकड़े भी बढ़े हैं बीते, अगर कोरोना काल की आप बात करेंगे। देखिए हर देश का एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम के तहत अपने देश को चलाने की कोशिश करता है, कोई भी सरकार हो। अब नरेंद्र मोदी ने एक नहीं 4 बार लोगों को उनकी जगहों पर स्टैंड बाय मोड पर खड़ा होने को कहा और लोग खड़े हुए। उसके बाद जब मोबिलिटी बढ़ी है, अनलॉक 1 हुआ है, लोगों की समस्याएं बढ़ी है, लोगों को अच्छा हर आदमी होता क्या है कि जब दुख तकलीफ में होता है तो उसको लगता है हम वहां पहुंच जाएं तो हमारी सेहत सही हो जाएगी। हम ही आप बच्चे हैं, हम बुखार आता है तो लगता है कि यार मम्मी पापा होते तो बहुत अच्छा लगता। तो इस तरीके से हर व्यक्ति को लगता है कि यार मैं अपने गांव पहुंच जाता, अपने शहर पहुंच जाता, अपने लोगों के बीच पहुंच जाता तो शायद मेरी कुछ और स्थिति बेहतर होती। तो ठीक है, सरकार ने एक जो कोरोना की चेन थी उसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद अब देखिए दोबारा ये सब चीजें बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया या वैक्सीन आ गई है और हम सब सेफ हो गए ना। सरकार ने लोगों की मंशा को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया शुरू की है और उस प्रक्रिया को जैसे ही शुरू किया गया है, कोरोना पॉजिटिव मामले या कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। अब इस समय पर पिछले 2 महीने में सरकार ने लोगों की आदत ये डलवाई है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है, साबुन से हाथ धुलना है, सैनिटाइजर का यूज करना है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी सड़क पर नहीं घूमना वगैरह वगैरह। लेकिन अब लोग तो घूम रहे हैं, लोग तो उस तरीके से कर रहे हैं, तो हर जगह पर सरकार स्थितियों को डंडा नहीं चला सकती है। उसको अगर डंडा चलाने लगेगी तो उसके ऊपर भी बवाल होगा। आप देखिए एक 1500 या 15,000 रुपए की नौकरी करने वाले होम गार्ड ने, कांस्टेबल ने
एक करोड़पति परिवार के लड़के को उसकी फरारी से उतार करके और उठक बैठक लगवा दी इस कोरोना काल में। तो ये है हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था, इसको हर एक को पालन करना होता है। अब रही बात कि जो लोग तारीफ कर रहे हैं, तो इसमें दो राय नहीं है आयुषी कि 125 करोड़ से ऊपर के इस देश में अगर चीजें कंट्रोल्ड सिस्टम के तहत डैमेज हुआ है, लेकिन कंट्रोल्ड डैमेज हुआ है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि ये सरकार की उपलब्धि है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे पिछले दिनों एक कार पकड़ी गई जम्मू कश्मीर में जिसमें विस्फोटक लगा हुआ था और उसको डिफ्यूज किया गया। अब अगर कोई ये कहने लगे कि बताइए सरकार को तो बम के तार निकलवा देने चाहिए थे, उस कार को बचा लेना चाहिए था। अरे यार, अब आप ये नहीं देख रहे हैं कि उससे पहले पुलवामा हुआ था जिसमें कितने सैनिक हमारे उनकी जान चली गई थी। तो जिसको कमी निकालनी है, जिसको नुक्ताचीनी करनी है, वो कर लेगा, और जिसको नहीं करनी है, जो समझदार है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की समीक्षा बैठक को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। अवस्थी ने कहा कि सीएम योगी ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण में लॉकडाउन के बाद संकट में रह रहे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत अतिरिक्त राहत के रूप में 86,71,181 लाभार्थियों के खातों में 1,301.84 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किए हैं। तो वही मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से जब पूरी दुनिया जूझ रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। तो वही खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता मनीष कुमार मिश्रा फोन लाइन पे जुड़े हैं। मनीष, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई, क्या कुछ फिलहाल आज उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर जानकारी दी गई है? देखिए, फिलहाल तो यही बताया गया, आज सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाएगी कि कोरोना महामारी में एक तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये लगातार प्रयास जारी रखे हुए हैं कि कैसे इस महामारी को नियंत्रित किया जाए, आर्थिक गतिविधियों को भी तेज किया जाए, जो अर्थव्यवस्था उसको पटरी पे भी लाया जाए। सबसे बड़ी चीज आज हुई है जब उन्होंने जो लाभार्थी हैं उसमें दिव्यांगजन है, विधवा हैं, वृद्धावस्था वाले लोग हैं, जो वर्ग के लोग हैं, उनको पेंशन देने का काम किया है। पहली किस्त दी जा चुकी है, ये दूसरी किस्त थी और आगे भी उन्होंने कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने खुद लाभार्थियों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। तो एक तरफ पूरे प्रदेश में कोरोना का संकट है, उससे निपटने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसकी जानकारी अपर मुख्य सचिव ने दी, बताया कि क्या स्थिति है, किस तरह से आए रोज में सरकार की तरफ से नए फैसले लिए जा रहे हैं और आपदा को संपदा में बदलने की कोशिश की जा रही है। उसका आज नमूना देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने अपने स्टेट प्लेन को, राजकीय विमान को, एक टूलेट मशीन होती है जिससे कि कोरोना की जांच बहुत ही शीघ्रता से हो सकती है और पूरा पुख्ता जांच आती रिपोर्ट, उसको लाने के लिए बेंगलोर और गोवा भेजा है और वो पहली खेप आ भी चुकी है राजधानी लखनऊ। तो एक बड़ी चीज है कि जहां सरकारी विमानों को उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि इतनी बड़ी आबादी वाला जो उत्तर प्रदेश है वहां पे कोरोना के जो मरीज हैं उनकी जांच हो सके और बेहतर तकनीक के जरिए जो हो सके लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि अपने विमान को भेज के और किट को मंगाना, और ताकि उत्तर प्रदेश के जो संक्रमण की स्थिति है, खास करके प्रवासी मजदूर हैं, उनकी जांच में भी तेजी लाने की बात कही है। 23 लाख श्रमिकों की स्केल मैपिंग हो चुकी है, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आपदा को संपदा में बदलना और रोजगार उपलब्ध कराना, कोरोना संकट से लड़ना, और जो तीसरी चीज की आर्थिक रूप से जो कमजोर है, निराश्रित है, उनकी सहायता करना। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए मनीष। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई और ये तमाम जानकारी फिलहाल आज अपर मुख्य सचिव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है।
विदेश में कोरोना संकट के कारण दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील है और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो वही लोगों की दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाने के निर्देश दिए हैं। एनसीआर के लोगों की समस्याओं को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए एक कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में आवागमन के लिए एक सुसंगत नीति होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य इसके लिए एक समान नीति तैयार करें। एक हफ्ते के भीतर ये एक नीति तैयार हो, इसके लिए तीनों राज्यों की बैठक कराई जाए। तो वही लॉकडाउन के दौरान कारखानों में लगे मजदूरों के वेतन और मजदूरी के भुगतान के सवाल पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रुख बदल लिया है। सरकार ने कहा है कि ये तो नौकरी देने वाले और करने वालों के बीच का मसला है, लिहाजा इसमें हमारा दखल देना उचित नहीं है। इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल ने कहा कि आप एक और तो ये दावा कर रहे हैं कि आपने कामगारों की जेब में पैसे डाले हैं, वो 20,000 करोड़ रुपए आखिर कहां गए। इस पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि हमने सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्योगों की मदद में वो रकम लगाई है। सरकार ने ये बहुत जबरदस्त काम किया है। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हम अपने सवाल का जवाब चाहते हैं, सरकार के लिए सर्टिफिकेट नहीं। वहीं वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के मुकाबले अस्थायी कामगारों पर ही ज्यादा असर पड़ा है। एनडीएमए पर सख्त अमल की वजह से कामगारों को अब कारखानों तक लाने ले जाने के लिए वाहन सेवा देनी जरूरी हो। इंदिरा जयसिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय के लॉकडाउन नोटिफिकेशन का मकसद महामारी से बचाव के उपाय करना था। तो वहीं दिल्ली सरकार ने 61 अस्पतालों के 20% बेड को कोरोना के लिए आरक्षित किए जाने के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी तक हमने 5 सरकारी अस्पताल और 3 प्राइवेट अस्पताल को पूरा कोरोना अस्पताल बनाया है। कल मूलचंद और सरोज हॉस्पिटल को कोरोना अस्पताल बनाया गया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि जो अस्पताल मिक्स काम नहीं कर पाएंगे उनको पूरी तरह से कोरोना अस्पताल बना दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अस्पताल उन लोगों के लिए है जिनकी तबीयत कोरोना से खराब हो रही है, बाकी लोग घर में ठीक हो सकते हैं। 3 प्राइवेट हॉस्पिटल पूरी तरह से कोरोना अस्पताल पहले से थे और अब 3 और बना दिए गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली सहित कई लोगों ने केरल में गर्भवती हथीनी की मौत पर अपना गुस्सा और अफसोस जाहिर किया है। मिली जानकारी के मुताबिक केरल के मलपुरम जिले में लोगों ने गर्भवती हथीनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया, जिसके बाद उसके मुंह में पटाखे फट जाने से उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कप्तान कोहली ने ट्वीट कर इस घटना की कड़ी निंदा की। तो वही घटना पर टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने भी रोष व्यक्त किया। इसे लेकर बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी इस घटना पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि केरल की घटना के बारे में जिस प्रकार की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं उससे मैं काफी हैरान हूं। हमने इस घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और खुद एक एनिमल लवर होने के नाते दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करवाऊंगा। फिलहाल इस घटना को पर्यावरण मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है और घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। साथ ही वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के ऊर्जा एवं जल संसाधन मंत्री बीडी कल्ला ने प्रदेश के कोरोना योद्धाओं का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। ऐसे में लॉकडाउन 5 में आमजन को कई तरह की छूट भी दी गई है। न्यूज इंडिया संवाददाता लोकेश नागर ने डॉक्टर बीडी कल्ला से खास बातचीत की कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना की वैश्विक महामारी से पूरा विश्व परेशान है और देश में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। शौर्य की धरती राजस्थान की जनता भी लगातार इस
महामारी से के संक्रमण से लड़ाई लड़ रही है। और हमारे साथ आज प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जी हैं। उनसे बात करना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा किस तरह की मदद के उपाय लोगों के लिए किए गए हैं, संक्रमण की रोकथाम के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। अब लॉकडाउन 5 शुरू हो गया है, इसमें तमाम रियायतें जनता को दे दी गई हैं। उसके बाद किस तरह सरकार व्यवस्थाओं की तैयारी कर रही है। जी सर। शुरू में हमने जहाँ जहाँ संक्रमण मिला था वहाँ कर्फ्यू लगाए थे, जगह जगह लॉकडाउन रखा गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और अब 5वां जो लॉकडाउन है इसमें रात को 9 बजे से लेकर सवेरे 5 बजे तक निकलने की पाबंदी है। और ख़ास तौर से दुकानों में जो भी कोई माल खरीदने जाएगा और जो माल बेचेगा उसको मास्क लगाना अनिवार्य है। इसी प्रकार फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए कोई आदमी की मान लीजिए मृत्यु होती है तो उसमें 20 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते। शादी है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, 50 आदमी से ज़्यादा उसमें नहीं जा सकते। अभी भी मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज सारे बंद हैं। तो करीब करीब ये समझिए कि लॉकडाउन का पूरा पालन, अब जनता भी जागरूक हो चुकी है। आप देखिए मुझे सड़क पे कोई भी व्यक्ति ऐसा जाता हुआ नहीं मिलेगा जिसके मास्क लगा हुआ नहीं हो। तो कुल मिलाकर के लोग जागरूक हुए हैं और सरकार सतर्क है। सरकार ने समय समय पर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका आम जनता ने पालन भी किया है, और जिन्होंने पालन नहीं किया है तो उनको कॉर्नर किया गया है। कुल मिलाकर के मैं तमाम मीडिया कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सफाई कर्मियों का, जलदाय कर्मियों का, विद्युत कर्मियों का और कोरोना से बचाव के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए जो कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने टीम स्पिरिट के साथ इस जंग में आगे आकर हिस्सा लिया। सर, महामारी की मार तो है ही, अब गर्मी का मौसम है, आपके पास 2 बड़े महकमे हैं, बिजली और पानी, और अब जिम्मेदारी आपकी भी बढ़ जाती है। और 1.5 वर्ष में आपकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। अब इस समय संक्रमण के दौरान बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार द्वारा बनाई जा रही है, आपके महकमे द्वारा बनाई जा रही है, आपकी किस तरह टीम काम करने वाली आने वाली? देखिए, जहाँ तक बिजली का सवाल है, पूरे राजस्थान में 6 घंटे कृषि के लिए और आम उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। और आपने देखा होगा बिजली के बारे में कोई मोटी शिकायत नहीं आई है, और जो आती है तो हम जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर उसको हल करते हैं। जहाँ तक पीने के पानी का सवाल है, हमने फरवरी के महीने में ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनसे 65 करोड़ रुपए स्वीकृत करवा लिए थे, और हर ज़िले में 50-50 लाख रुपए जिला कलेक्टर्स को दे दिए कि जहाँ हैंडपम्प बनाना हो हैंडपम्प बनाएं, जहाँ कुआं खुद गया है, ट्यूबवेल बन गया है उसका कनेक्शन कराएं, हैंडपम्प ख़राब हो गया उसकी मरम्मत कराएं, कहीं पाइपलाइन ख़राब हो गई है तो उसकी मरम्मत कराएं, और जहाँ सोर्स भी ख़त्म हो गया है वहाँ पर परिवहन के माध्यम से पानी पहुँचाएं। कोई भी गांव और ढाणी में व्यक्ति प्यासा नहीं रहे। आपको जानकर खुशी होगी कि अभी 2000 से अधिक गांव, ढाणी और कुछ शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था परिवहन के माध्यम से की जा रही है। और आज आप देखिए पूरे मई के महीने में आपने देखा होगा कि कोई एक आधी छुटपुट चीज़ों को, जहाँ कोई मान लो पाइपलाइन फट गई, अभी कर्फ्यू के दौरान रामगंज में पाइपलाइन फट गई थी, हमारे जलदाय कर्मियों ने कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया और कुछ ही घंटों में उस लाइन को ठीक कर दिया। सर, राज्यसभा की जो एक बार कोरोना के चक्कर में राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना था वो प्रक्रिया एक बार रुक गई थी, अब फिर से शुरू हुई है, सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। पार्टी स्तर पर किस तरह की तैयारी है? देखिए, हमारे यहाँ जो चीफ विप होता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष से राय करके और स्ट्रेटेजी तय करता है। मैं स्वयं चीफ विप रहा हुआ हूँ, तो हम सब लोग पहले तो मॉक पोलिंग कराते हैं, क्योंकि कुछ नए सदस्य आते हैं। इसका बैलेट जो होता है उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस देनी पड़ती है। तो जैसे विधानसभा में वोट होते हैं वैसे ही वोट पहले, उसको मॉक पोलिंग कहते हैं, उसकी रिहर्सल कराते हैं, पता लग जाता है कि आदमी वोट सही दे रहा है या गलत दे रहा है। उसको ये सही करवाने के बाद ये 1-2 बार, मेरे ख्याल में इस बार भी रिहर्सल होनी चाहिए, हमारे चीफ वगैरह तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास 124 से अधिक संख्या है, और बीजेपी ने जो 2 अपने सदस्य खड़े किए हैं उसमें एक निश्चित रूप से हारेगा, और हमारे सारे लोग मिलकर के
हमारे पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जिताएंगे कांग्रेस के। नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी अभी बयान आया था, बीजेपी के दावे में कितनी दम है? वो बीजेपी के नेताओं की ओर से लगातार ये बयानबाजी की जा रही है कि क्रॉस वोटिंग की संभावना राजस्थान में, ऐसा लगता है कुछ? क्रॉस वोटिंग की संभावना 1% भी नहीं है, क्योंकि 124 वोटों की संख्या से ज़्यादा हमारे पास संख्या है हमारी और हमारे सहयोगियों की। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 102 वोट चाहिए और उनकी स्ट्रेंथ इतनी है नहीं, इसलिए जितने उनके पास एक्स्ट्रा वोट है उससे कहीं ज़्यादा एक्स्ट्रा वोट हमारे पास में है, तो कोई गुंजाइश नहीं है, कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला जी, जिनका कहना है कि कोरोना महामारी के समय में ऊर्जा विभाग और जलदाय विभाग द्वारा तमाम शिद्दत से काम किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए पूरी टीम इस मुश्किल समय के दौर में काम कर रही है। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी बी.डी. कल्ला जी ने अपनी बात रखी। सहयोगी लव कुमार के साथ लोकेश नागर, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।